हेलो बच्चों। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 का अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो पहले तो यह जानना जरूरी कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। कोई भी वस्तु जो उस वस्तु का अंतिम रूप से उपभोग करता है, जैसे उदाहरण के लिए केला है। केले को वह व्यक्ति खरीदता है जो उसको खाता है, तो वो उसका अंतिम उपभोक्ता हुआ, तो उसको यहाँ पे हम उपभोक्ता कहेंगे। अब अर्थशास्त्र में दिक्कत ये आती है कि आदमी की आमदनी जो है सीमित है और उसको वस्तुएं बहुत सारी खरीदनी है, तो वो अपनी आय में से ऐसा बंडल या ऐसे संयोग या ऐसी वस्तुओं खरीदे कि जिससे उसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। तो वह ऐसा संयोग बनाए जिससे कि उसे सबसे ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। यह वस्तुएं जो होती हैं वो उपभोक्ता की रुचि और उसकी आमदनी के अनुसार होती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी आदमी के पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो अपनी जो रुचि है उन पे खर्च करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऐसे व्यक्ति की हो रही है जिसकी आमदनी सीमित है और उसे बहुत सारी वस्तुएं खरीदनी है। जो बहुत सारी वस्तुएं होती हैं उनको हम बंडल कहते हैं, यानी कि जहां दो वस्तुएं या दो से अधिक वस्तुएं खरीदता है वो, तो उसको हम बंडल कहते हैं। तो ये तो हुआ उपभोक्ता। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक संकेतन तथा अभिग्रहण की। उपभोक्ता सामान्य रूप से बहुत सारी वस्तुएं खरीदता है, परंतु सरलीकरण के लिए हम उपभोक्ता की चयन समस्या पर विचार करते हैं। यानी कि यदि किसी उपभोक्ता को दो वस्तुएं खरीदनी है, मान लिया जैसे एक आम है और एक केला है, तो वो दोनों वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा खरीदे। तो दो वस्तुएं खरीद रहा था, यहाँ इनको हम बंडल कहेंगे। अब वो कितनी कितनी मात्रा खरीदे, यानी कि केले की कितनी खरीदे, आम की कितनी खरीदे, ये उसकी रुचि और आवश्यकता पर निर्भर करता है। सामान्यतः हम केले की मात्रा को यहाँ पे मान लेते x1 है, परिवर्त का, और आम की मात्रा को व्यक्त करने के लिए हम यह x2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो केले की मात्रा हो गई वो x1 हो गई और जो आम की मात्रा है वो x2 हो गई। तो इस प्रकार x1 और x2 धनात्मक या शून्य हो सकते हैं। यानी कि x1 x2, इसका मतलब यह है कि केले की x मात्रा और आम की x2 मात्रा वो खरीदता है। तो केले की x1 मात्रा और आम की x2 मात्रा के किसी विशेष मूल्य के लिए हम इनको बंडल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम मान ले कि भाई 5 केले और 10 आम वो खरीदता है, तो 5 इकाई आम हो गई और 10 इकाई यहाँ पे सॉरी 5 इकाई केले मान लिए हमने और 10 इकाई आम मान ली। तो इनका जो बंडल हुआ वो हुआ 5 और 10। यदि हम इसका उल्टा ले कि 10 केले और 5 आम, तो इनका जो बंडल हुआ वो हुआ 10 और 5। तो जहां तक मेरा ख्याल है बंडल की बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें उपयोगिता की। किसी भी वस्तु को हम क्यों खरीदते हैं?
क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गुण होता है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उदाहरण के लिए मान लेते पंखा है, तो पंखे में क्या गुण है? हवा देने का। तो हमें गर्मी में मान लिया हवा चाहिए तो हमें क्या खरीदना पड़ेगा? पंखा। तो उसमें उपयोगिता है हवा देने की, और वो हवा जब हम लेते तो वो हमें संतुष्टि प्रदान करती है। तो इसलिए हम वस्तु को खरीद करके उसका उपभोग करते हैं और उस उपभोक्ता से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो किसी भी वस्तु की उपयोगिता जो है वो स्पष्ट हो गई होगी कि उसमें जैसे रोटी है, रोटी में क्या उपयोगिता है? भूख मिटाने की। पेन है, पेन में क्या उपयोगिता है? लिखने की। तो हमारी जो भी आवश्यकता है उस हम आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसी वस्तु खरीदते हैं जिसमें वो उपयोगिता हो जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब वस्तु की जितनी ज्यादा आवश्यकता हो अथवा उसको प्राप्त करने की जितनी ज्यादा इच्छा हो, तो उस वस्तु की उपयोगिता उतनी ही ज्यादा होती है, अधिक होती है। अब ये उदाहरण के लिए लें, जैसे एक व्यक्ति को चॉकलेट पसंद है, तो उस व्यक्ति के लिए चॉकलेट की उपयोगिता ज्यादा है। लेकिन हमें यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि हर वस्तु की उपयोगिता जो है वो स्थान, समय उसके अनुसार बदल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए रूम हीटर है, तो रूम हीटर की उपयोगिता ऐसी जगह है जहाँ ठंड होती है। अब है तो वो रूम ही हीटर, यदि हम रूम हीटर को उस गर्म जगह पे ले जाएं जहां गर्मी है, तो वहां तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि उपयोगिता भी समय और स्थान के अनुसार बदल जाती है। अब जहाँ पे ठंड पड़ रही है तो वहां पे ज्यादा तापमान करने के लिए, रूम का टेम्परेचर करने के लिए हमें रूम हीटर चाहिए, और जहाँ पे ऑलरेडी गर्मी पड़ रही है तो वहां पे हमें रूम हीटर तो चाहिए नहीं, और ज्यादा गर्मी गर्मी तो चाहिए नहीं। तो इसलिए समय और स्थान के अनुसार एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग है, यानी कि बदल जाती है। अब हम बात करते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण को हम ये मानते हैं कि उपयोगिता के स्तर को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि जो हम उपयोगिता है उसको हम संख्या में लिख करके बता सकते हैं कि ये उपयोगिता कम है या ज्यादा है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है कि एक एक कमीज से प्राप्त उपयोगिता को हम माप सकते हैं। उसको हमने कमीज मुझे 50 इकाई उपयोगिता प्रदान करती है। तो आगे चर्चा करने से पूर्व यह उपयोगी होगा कि हम उपयोगिता को यह जान ले कि हम कैसे माप सकते हैं। तो दो महत्वपूर्ण मापे हैं उपयोगिता की। एक तो है उपयोगिता के बाद में आएंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि उपयोगिता के उपाय क्या हैं, यानी कि उपयोगिता को हम किस किस रूप में माप सकते हैं, ये क्या कहते हैं। जैसे उपयोगिता के उपाय में हम एक तो हमारे लिए होती है कुल उपयोगिता, यानी कि उसकी कुल, इसको बोलते हैं टीयू, यानी कि टोटल यूटिलिटी। एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग, यानी कि एक वस्तु हमें इस्तेमाल करी, एक निश्चित मात्रा इस्तेमाल करी, तो उससे हमें उसका जो योग है, यानी कि उससे हमें कितनी उपयोगिता मिली या कितनी संतुष्टि मिली, जो किसी वस्तु X की दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होती है। वस्तु X की
अधिक मात्रा उपभोक्ता को अधिक संतोष प्रदान करती है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो टीयू यानी कि टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता वस्तु की उपयोग की गई मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे अब हम रोटी खाते हैं, तो रोटी जो खाएंगे मान लो हमें 4 रोटी खानी है कुल मिला के, तो पहली जो रोटी है वो हमें ज्यादा संतोष प्रदान करेगी, तो उसकी उपयोगिता हो गई ज्यादा। दूसरी रोटी थोड़ी कम संतोष प्रदान करेगी, तीसरी और कम करेगी और चौथी और भी कम करेगी। अब इन चारों वस्तुओं की उपयोगिता को जोड़ दिया जाए तो ये हो गई कुल उपयोगिता। अब बात करते हैं हम सीमांत उपयोगिता की। इसको हम MU मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सीमांत उपयोगिता क्या है, जो कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होती है। यानी कि हम जैसे जैसे वस्तु इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम एक सारणी के द्वारा समझ सकते हैं कि हम कोई इकाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कुल उपयोगिता कितनी है, 12। तो सीमांत उपयोगिता भी 12 ही होगी। अब जैसे ही हमने उसकी एक इकाई बढ़ाई तो उसकी कुल उपयोगिता हो गई 18। तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, सीमांत उपयोगिता ये होगी हमने एक इकाई बढ़ाई और हमारी जो कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हुई एक इकाई से, उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो यहाँ कितनी वृद्धि हुई, तो ये यानी कि मैंने वैसे करके बताया है कि हम TU2 में से TU1 घटा देंगे तो हमारी कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता आ गई 6। तो हमने जैसे ही एक इकाई की वृद्धि करी तो कुल उपयोगिता बढ़ के 12 से होगी 18, और जो सीमांत उपयोगिता हो गई वो इसमें से TU2 में से TU1 घटा देंगे तो एक इकाई बढ़ाने पे हमें सीमांत उपयोगिता उसकी हो गई 6। ऐसे ही जैसे 2 से इकाई हमने 3 बढ़ाई तो कुल उपयोगिता होगी 22 और सीमांत उपयोगिता होगी 4। 22 में से TU3 से TU2 घटा दिया तो ये 4 होगी। फिर अगली इकाई बढ़ाई तो कुल उपयोगिता होगी 22 और जो सीमांत उपयोगिता होगी वो 24 में से 22 घटा दिए तो ये 2। अगली बढ़ाई तो अगली 24 है, 24 में से TU5 में से TU4 घटाया, 24 में से 24 गए तो यहाँ 0 बचा। अब 6 है तो ये 22 होगी। यानी कि जैसे जैसे हम वस्तु का इस्तेमाल करते जाते हैं तो एक सीमा तक कुल उपयोगिता बढ़ती है, उसके बाद फिर स्थिर हो जाती है और उसके बाद वो घटना शुरू हो जाती है। इसी तरह से सीमांत उपयोगिता भी जो है वो घटती जाती है और एक 0 पे शून्य हो जाती है और शून्य के बाद में वो माइनस में शुरू हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि सीमांत उपयोगिता क्या है, कि जैसे ही कुल उपयोगिता वाली वस्तु में हमने एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग बढ़ाया, कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिल रही है वो हमें सीमांत उपयोगिता हम उसको कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे जैसे बताया कि 4 केले में से 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। 4 किलो से हमें 28 इकाई की उपयोगिता प्राप्त हो रही है और 5 किलो से हमें 30 इकाई की उपयोगिता प्राप्त हुई। तो 5 में से हम 4 घटा देंगे, यानी कि जो 30 इकाई हमें मिली उसमें से 28 इकाई घटा देंगे 2,
यानी कि एक अतिरिक्त इकाई हमें बढ़ाने पे उपयोगिता जो है वो 28 से 5 किलो से हमें 30 मिलती है और 4 किलो से 28 मिलती है। तो इस तरह से 30 में से 28 घटाते हैं तो सीमांत उपयोगिता जो निकली वो दो आएगी। तो इसका सीधा सा फार्मूला ये है कि mu बराबर है tu माइनस 0 और m आगे निकालना है, यहाँ पे mu2 निकालना है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और जब यहाँ पे हम इसको ये 2 लिखेंगे तो ये यहाँ पर tu2 और यहाँ पे आगे tu1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को हम ये जो फार्मूला बनाया है इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसको सरल रूप में कैसे लिखा जाए। तो केले की n इकाई के उपयोग से प्राप्त उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता प्रथम केला, सीमांत उपयोगिता द्वितीय केला, यानी कि एक इकाई बढ़ाने से हमें कुल उपयोगिता क्या मिली। तो तालिका जो दिखाई थी उससे ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि एक इकाई बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसको हम चित्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं। जैसे हमने ये सारणी बनाई है उस सारणी से ही हम चित्र भी बना सकते हैं कि हमने ये उपयोगिता है यहाँ पे, ये इधर y अक्ष पे ले ली और जो इकाई है वो हमने x अक्ष पर ले ली। तो इकाई होगी हमारी 1 2 3 4 5 6 और उपयोगिता हो गई हमारे 0 8 10 15 20 25 30। ये तो हमारा जो पहला संयोग है यहाँ पे इकाई 1 है और कुल उपयोगिता कितनी है, ये 12 है। तो पहला बिंदु यहाँ पे हमारा ये मिल गया। दूसरा, जैसे ही हमने एक इकाई बढ़ाई कुल उपयोगिता हमारी कितनी होगी 18, तो यहाँ पे ये 18 आ गया। तीसरी इकाई लेते हैं हम, तो कुल उपयोगिता कितनी हो जाती है 22, दूसरा बिंदु ये आ गया। तीसरा बिंदु में चौथी इकाई लेते हैं, कुल उपयोगिता 24 आ जाती है। पांचवी इकाई लेते हैं, कुल उपयोगिता 24 आ जाती है। छठी इकाई लेते हैं तो कुल उपयोगिता 22 आ जाती है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व है, ये वक्र है, ये यहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है, यहाँ स्थिर हो जा रहा है, फिर इसके बाद यह माइनस हो रहा है। तो ये वाला जो चित्र है ये है कुल उपयोगिता का। इसी में ही हमने सीमांत उपयोगिता का भी बनाया है। जो सीमांत उपयोगिता हम देख रहे हैं कितनी है, यहाँ 12 है। 12 के बाद फिर 2 पे कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। 3 पे कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। और 4 इकाई पे कितनी हो जाती है, 2। और 5 इकाई पे कितनी हो जाती है, 0। और 6 इकाई पे फिर वो -2 चली जाती है। तो ये जो वक्र बना है ये सीमांत उपयोगिता का है। तो उम्मीद है बच्चों ये उपयोगिता समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से जो है इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। उपयोगिता, एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को कहते हैं। यानी कि जो किसी वस्तु में ऐसे गुण होते हैं जो किसी की आवश्यकता को संतुष्ट कर सके, हम उसको उपयोगिता कहते हैं।
गणनावाचक उपयोगिता के बारे में बताया था कि उपयोगिता को, गणनावाचक उपयोगिता का हम दो भागों में बांट सकते हैं। उपयोगिता के उपाय में मतलब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। जो कुल उपयोगिता है, जितनी भी किसी वस्तु की मात्राओं को हम उपभोग करते हैं उनके योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग को कहते हैं। जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस कुल उपयोगिता में जो एक वस्तु के उपभोग से जो परिवर्तन होता है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और इसको हमने टेबल के द्वारा बताया था कि इकाई है, एक इकाई 1 से 6 तक ले ली, और कुल उपयोगिता हम ये कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बस ध्यान इतना रखता है कि ये एक स्तर तक तो बढ़ते क्रम में हो और फिर स्थिर हो और फिर घटे। भाई इतना ध्यान रखना, कुछ भी हम ले सकते हैं इसमें। तो इसी से ही जो है हमने फिर एक रेखा चित्र बनाया था। ये जो है ये कुल उपयोगिता का है। हमने वस्तु की मात्रा जो है एक्स अक्ष पर ली है, उपयोगिता जो है वो हमने वाई अक्ष पर ली है, और ये जो है ये कुल उपयोगिता का चित्र है, और नीचे जो है ये सीमांत उपयोगिता का रेखा चित्र है। तो रेखा चित्र के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि पहले उपयोगिता इस बिंदु तक बढ़ रही है, फिर स्थिर है, फिर लगातार घट रही है, लेकिन कुल उपयोगिता हम देखते हैं कि वो लगातार घट रही है और शून्य पे जाती है, और शून्य के बाद फिर माइनस में चली जाती है। अब हम सोचते हैं एक एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र की उत्पत्ति, ये ह्रासमान उपयोगिता नियम है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक तरफ हमने कीमत ली है, एक तरफ मात्रा ली है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति का वस्तु X के लिए विभिन्न कीमतों पर उसके काल्पनिक मांग वक्र को दिखाया गया है। तो यानी कि उसकी अलग अलग कीमत पर उसकी मात्रा क्या होगी, ये कीमत दे दी है। जैसे जैसे हम ये कीमत बढ़ रही है तो हम देख रहे हैं कि मात्रा उसकी घट रही है। यहाँ मान लिया किसी वस्तु की अगर 10 रुपए कीमत है तो उसकी मात्रा हम 55 लेते हैं। जैसे ही उसकी कीमत बढ़ जाती है तो मात्रा घट के 30 हो जाती है। जैसे ही कीमत और बढ़ती है वैसे ही मात्रा घट जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे ही हम उस वस्तु के उपभोग की मात्रा कम कर देते हैं। एक व्यक्ति X वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने का इच्छुक है तथा ऊंचे मूल्य पर वह उस वस्तु की कीमत तथा मांगे जाने वाली मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटेगी तो वस्तु की मात्रा बढ़ेगी तो वस्तु की मात्रा घटेगी, कीमत बढ़ेगी वस्तु की मात्रा घटेगी। तो इसी संबंध को हम कीमत और मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध कहते हैं। इसे हम मांग का नियम भी कहते हैं। अब ये हमने देखा यहाँ पे कि जो वक्र है उसका ढाल ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तो इसी को हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि कोई वस्तु है X और उसकी कीमत 40 रुपए किलो है। तो हम उसकी मतलब 5 इकाई खरीदते हैं तो छठी इकाई का और वैल्यू हमारे लिए कम हो जाएगी। अब हम उसको आगे छठी इकाई तभी मतलब एक वस्तु की हमने 5 इकाई खरीदी 40 रुपए में। अब छठी इकाई हम जब ही खरीद सकेंगे उसकी जब उसकी कीमत वो घटाए, यानी कि 40 से घटा करके 35 कर दे या 30 कर दे तो हम आगे की वस्तु खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। वरना हमें 5 इकाई की जरूरत थी, 5 इकाई ली तो हमारा काम खत्म हो गया। अब जो मूल्य घटा और उसको हम अगली इकाई खरीदते हैं तो इसी को
ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। तो यह स्पष्ट करता है कि मांग वक्रों का ऋणात्मक दाम क्यों होता है, यानी कि जो मांग वक्र है वो ऊपर से नीचे गिरते हैं। अब जैसे यहाँ पे अब ये क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के बारे में बताया गया, यानी कि हम जो उपयोगिता है उसको हमें नापना तो बड़ा मुश्किल काम है, तो उसको हम क्रम दे देते हैं। वास्तविक जीवन में हम उपयोगिता को संख्याओं में नहीं नाप सकते। अधिक से अधिक हम कम या उनको अधिक उपयोगिता के आधार पर हम उनको क्रम दे देते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि उपभोक्ता उपयोगिता को संख्या में नहीं मापा जा सकता, यद्यपि वह विभिन्न उपभोक्ता बंडलों को क्रम देता है। क्रम का मतलब जानते ही होंगे कि 1 2 3, तो हम यहाँ पे पहले ज़्यादा क्योंकि पहली वस्तु से जो उपयोगिता मिलती है वो ज़्यादा मिलती है, तो हम वहाँ से उसको क्रम देते हैं, उसके बाद घटेगा। जैसे-जैसे वस्तु की इकाई बढ़ेगी, उपयोगिता का क्रम घटेगा। तो इसको एक चित्र द्वारा भी यहाँ समझाया जा सकता है कि हम जो है कैसे अपने बंडल को अपनी आय के हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हमको बताया गया कि हम एक तो केला खरीदते हैं और एक आम खरीदते हैं। तो जब हम केले 4 खरीदते हैं, तो हमें 9 आम खरीदने हैं। जैसे हम केले की संख्या घटाते हैं, तो हमारी आम की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ यह कहा जाएगा कि हमने एक केले का त्याग किया, तो हमारे 1 आम बढ़ गया। हमने 2 केलों का त्याग किया, यानी कि 4 से हम 2 केले खरीद रहे हैं, तो हमारे आम जो है वो 9 से 12 हो गए। तो यानी कि किसी एक वस्तु को छोड़ना पड़ता है, यानी कि त्याग करना पड़ता है, तो किसी दूसरी वस्तु की हम मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो इस वक्र को हम अधिमान वक्र कहते हैं, और एक अधिमान वक्र पर सभी बिंदु ए, बी, सी, डी उपभोक्ताओं को समान स्तर का संतोष प्रदान करते हैं। समान स्तर का संतोष हुआ क्यों? क्योंकि एक तरफ हम केले की मात्रा कम कर रहे हैं तो आम की बढ़ रही है, यदि आम की मात्रा कम कर रहे हैं तो केले की बढ़ रही है। तो यानी कि हमारा जो बजट है, यानी कि हमें जो उस पे पैसे खर्च करने, उतने ही पैसों में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार एक की मात्रा घटाते हैं तो दूसरे की बढ़ाते हैं। तो ये स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता की एक केला प्राप्त करता है तो उसको कुछ आम का त्याग करना पड़ता है, ताकि उसकी उपयोगिता का स्तर वही रहे, यानी कि उसका अधिमान वक्र वही रहे। जो ये वक्र है, ये अधिमान वक्र, ये हमारा यहीं पे तभी रहेगा जब हम केले और आम की मात्रा में तालमेल बैठाएंगे। यानी कि आम की मात्रा बढ़ानी है तो हमें केले की मात्रा कम करनी पड़ेगी, केले की मात्रा बढ़ानी है तो हमें आम की मात्रा को कम करना पड़ेगा, तभी हमारा ये अधिमान वक्र इसी बिंदु पे रहेगा। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर अधिमान वक्र जो है वो 3 अधिमान वक्र बन जाएंगे इस तरह से। ये यहाँ पे हम किसी एक ही चीज की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे हम किसी एक ही चीज की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, ये देख रहे। लेकिन इन तीनों संयोग में से हमें वही संयोग चुनना पड़ेगा जो हमारी बजट रेखा के पास हो, नजदीक हो, या बजट रेखा पर हो, तो वही संयोग हमें चुनना पड़ेगा। चलिए ये चीज अभी बाद में आएगी, तो उस समय थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे इसको। अभी हमारा जो चल रहा था उसी के बारे में बात करते हैं। ये तो अधिमान वक्र, सीमांत। अब इसमें एक चीज आती है, सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी कि
इसको हम ये कह सकते हैं कि एमआरएस का मतलब यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो इसको सरल रूप में वह दर कहते हैं जिस पर उपभोक्ता आम के स्थान पर केलों को प्रतिस्थापित करता है, यानी कि अपना संतुलन बनाने के लिए उसी आमदनी में या उसी बजट में आम की मात्रा घटाकर केले की मात्रा बढ़ाना या केले की मात्रा बढ़ाकर आम की मात्रा घटाना, तो इसको वो प्रतिस्थापित करता है, यानी कि एक को घटाता है दूसरे को बढ़ाता है, तो ताकि उसकी उपयोगिता समान रहे, तो उपयोगिता में कोई अंतर ना आए। तो इसी को हम जो है एमआरएस कहते हैं। एमआरएस बराबर जो है डेल्टा डेल्टा कहते हैं बदलाव को। यहाँ डेल्टा से जो मतलब लिया गया है, ये डेल्टा इसको बदलाव को कहते हैं, यानी कि किसी की मात्रा कितनी बढ़ी और दूसरे की मात्रा कितनी घटी। तो यहाँ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो जो दूसरी वस्तु है उसके बटे पहली वस्तु, तो ये हम इस सूत्र से इसको निकाल सकते हैं। अब ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है, दर के बारे में एक सारणी बना के समझाया गया है कि मान लिया हम दो वस्तुओं का जो है संयोग लेते हैं, एक केले की मात्रा लेते हैं, एक आम की मात्रा लेते हैं। तो संयोग है ए में है कि 1 केला 15 आम। दूसरा संयोग है 2 केले 12 आम। तीसरा है 3 केले 10 आम। चौथा है 4 केले 9 आम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिंदु ए से बी तक जाने में उपभोक्ता 3 आम का त्याग करता है। तो जब संयोग ए था, ए से जब वो बी में गया, तो बी में यहाँ 1 केला बढ़ता है और उसके बदले में वो 15 से 12 पे आ जाता है, यानी कि 3 आमों का त्याग करता है, तब जाकर के 1 केला बढ़ता है। सी स्थिति में देखते हैं कि यहाँ पे वो 15 से 10 पे रहते हैं, यानी कि यहाँ से 5 किलो का त्याग करता है, आम का त्याग करता है, तब जाकर के 2 केले बढ़ते हैं। और डी वाली स्थिति में देखें तो वो 6 आम का त्याग करता है, तो तब जाकर के 4 केले बढ़ते हैं। अब उनकी एम आर एस दर देखें तो यहाँ तो पहली स्थिति में तो शून्य रहेगी, नील रहेगी। दूसरी बी स्थिति में देखते हैं कि अगर वो दर 3.1 है, तो दूसरी स्थिति में यहाँ घट करके वो 2.1 रह जाती है और डी में जो है 1.1 रह जाती है। तो हम स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रत्येक अगले क्रेता के लिए उपभोक्ता थोड़ी आमों की मात्रा का त्याग करता है। तो जैसे जैसे वो अपना अगला जो बंडल है वो प्राप्त करता है, तो उसमें आम का त्याग करता है, तब जाकर के केलों की मात्रा बढ़ती है। अब अधिमान वक्र की आकृति क्या होती है? तो अधिमान वक्र की जो आकृति है वो ये बताया था कि ऊपर से नीचे ऐसे ये गिरती हुई होती है, इस तरह से ये। और यह एक अधिमान वक्र की ये जो आकृति है वो सामान्य स्थिति में ही होगी, यानी कि वस्तु एक ही हो। लेकिन जब एक और दूसरी वस्तु होती है जो कि पूर्ण स्थानापन्न होती है, यानी कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु पूरी तरह से उसका स्थान ले लेती है। अब ऐसी वस्तु क्या होती है? मान लिया जैसे हमारे पास 5 का एक तो नोट है और एक 5 के सिक्के हैं, तो दोनों में वैल्यू तो दोनों की एक है, अंतर तो कुछ है नहीं। 5 रुपए में खरीदोगे आप, सिक्का दोगे तब भी वही चीज आएगी, और नोट दोगे तब भी उतनी चीज आएगी। लेकिन ये यहाँ बताया है कि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु के पूर्ण स्थानापन्न है, यानी कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु पूरी तरह से इस्तेमाल में लाई जा सकती है, सीमांत प्रतिस्थापन दर नहीं गिरती है इसमें, यह दर तब समान रहती है।
तो ये जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है हम देख रहे हैं ये नहीं गिर रही है। सभी स्थितियों में 1 रेशो 1, 1:1 ही है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से वस्तु स्थानापन्न है, यानी कि चाहे हम 5 का सिक्का दें, चाहे हम 5 का नोट दें, हमें वस्तु उतनी ही मिलनी है। इसी बात को हम रेखा चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे 5 रुपए के नोट की संख्या इधर है और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या इधर है। तो यहाँ ये जो है ये हमारी ये बजट रेखा है, ये दिखाती है कि कहाँ-कहाँ पे क्या संतुलन बनता है। और इसकी जो एमआरएस दर है वो हम देखते हैं कि जितना वाई वस्तु में परिवर्तन हो रहा है उतना ही एक्स वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, उतनी ही मात्रा में। तो इसलिए दोनों जब ये कटते हैं 1 और बटे 1 को काटेंगे तो 1 ही आएगा। तो यानी कि जितनी उसमें वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ना संयोग में परिवर्तन हो रहा, यानी कि बंडल में। तो यहाँ पे पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं का अधिमान वक्र दो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाली दो वस्तुओं के अधिमान वक्र एक ही सीधी रेखा में होता है। तो यहाँ अधिमान वक्र जो है उसमें ऊपर से नीचे गिरने की प्रवृत्ति तो पाई जाती है, लेकिन उत्तल वाली प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। इस तरह के आकार वाली प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, एक सीधी रेखा के रूप में गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये समझ लीजिए कि जो अधिमान वक्र है यदि उसमें MRS की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो एक सीधी रेखा होगी, और जब MRS की वैल्यू में परिवर्तन होता है तो वह इस तरह की अधिमान वक्र मिलेगा। तो दोनों के अधिमान वक्र में ये अंतर है। अब आगे चलते हैं कि हम देखते हैं कि यदि हमारी एक वस्तु को हम स्थिर रखते हैं और दूसरी वस्तु को हम परिवर्तन करते हैं, तो तब जाकर के हमारे जो संयोग है वो इस तरह से अधिमान वक्र बढ़ते हैं। ये अधिमान वक्र हमें मिलता है, और इन अधिमान वक्रों में से हम वही स्थिति चुनते हैं जो हमारी बजट रेखा के पास होती है। अभी इस संबंध में आगे बताया जाएगा। तो फिलहाल जो है ये देखते हैं हम कि अधिमान अनाधिमान मानचित्र। सभी बंडल पर उपभोक्ता के अधिमानों को अनाधिमान वक्र समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसे कि रेखा चित्र 2.5 में दिखाया गया है। ये यहाँ पे अलग अलग जो है अनाधिमान वक्र है। इससे उपभोक्ता का हम अनाधिमान वक्र कहते हैं। अनाधिमान वक्र उस स्थिति सभी बिंदुओं पर उन बंडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें उपभोक्ता तटस्थ मानता है। अधिमानों का एक दिष्टता का यह अभिप्राय है कि किन्हीं दो अनाधिमान वक्रों के बीच ऊपर वाले बंडल पर स्थित बंडलों को नीचे वाले वक्र पर स्थित बंडलों की अपेक्षा अधिमानता दी जाती है। यानी कि जो नीचे वाला वक्र होगा उसको हम अधिमानता ज्यादा देंगे, और ऊपर वाला जो वक्र है उसको अधिमानता कम देंगे। इसका मतलब यह है कि ये जो लाइन है बीच वाली, ये इससे हमारी बजट रेखा के ज्यादा पास है, तो इसलिए ये ज्यादा अधिमानता रखती है। अब अनाधिमान वक्रों के विशेषताएं या लक्षण क्या होती हैं? तो लक्षण होती है ये कि वक्र जो है वो दाएं से बाएं
नीचे की ओर होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इधर दाएं से बाएं नीचे गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब एक उपभोक्ता को उसी अधिमान वक्र पर स्थित है केले में वृद्धि को आमों की मात्रा कम करके क्षतिपूर्ति की जाती है। तो ऐसा वक्र जो है एक ही अधिमान वक्र तब मिलेगा जब हम किसी एक वस्तु में कमी करें और उसके बदले में दूसरी वस्तु बढ़ाएं, तो यही होगा, ये ऐसा एक ही अधिमान वक्र होगा। और यदि हम किसी एक वस्तु में वृद्धि करते हैं तो उसके अधिमान वक्र जो है वो अलग अलग होंगे। दूसरी स्थिति है उच्च अधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। तो यहाँ पे हमने 3 संयोग लिए हैं। बंडल ए है, इसमें 1 केला 10 आम। दूसरा बंडल है 2 केले 10 आम। तीसरा है 3 केले और 10 आम। तो हम इसको रेखा चित्र के द्वारा समझते हैं कि जब तक एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक व्यक्ति सदैव ही उस वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहेगा। यानी कि हमारा बजट मान लिया 15 रुपए है और 1 रुपए का 1 आम और 1 रुपए का 1 केला मिलता है, तो यहाँ हमारे 11 रुपए खर्च होते हैं, हम इसको भी खरीद सकते हैं। यहाँ हमारे 12 होते हैं, इसको भी खरीद सकते हैं। यहाँ हमारे 13 होते हैं तो इसको भी खरीद सकते हैं। और मान लिया यहाँ 10 और यहाँ 16 हो जाए तो हम उसको नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे बजट से बाहर है। तो तब वो हमारा संतोष स्तर जो है उससे बाहर हो जाएगी, यानी कि वो हमारी बजट रेखा से बाहर हो जाएगा। अब क्योंकि वस्तु की अधिक मात्रा संतोष के स्तर को बढ़ाती है। जैसे जैसे हम वस्तु की मात्रा को खरीदते जाएंगे हमारा संतोष का स्तर भी नीचे गिरता जाएगा। यानी कि हमें पहली वस्तु से ज्यादा संतोष मिलेगा, दूसरी से और कम, तीसरी से और कम, चौथी से और कम। तो हम यहाँ देखते हैं कि केले और आम के 3 संयोग ए बी सी डी जो कि चित्र इतने में दिखाया गया है। यहाँ पे देखते हैं ए बी सी में आम की मात्रा समान है तथा और केलों की मात्रा अलग अलग है। संयोग बी ए की अपेक्षा उपयोगिता का स्तर ऊंचा होता है। बी का स्तर ऊंचा क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ 1 की बजाय 2 केले मिल रहे हैं और आम 10 के 10, ये तीनों कंडीशन में। इससे अच्छा स्तर ये है सी, क्योंकि यहाँ हमें 3 केले मिल रहे हैं और 10 आम मिल रहे हैं। तो इसलिए बी ए की अपेक्षा ऊंचा अधिमान वक्र हुआ और सी बी की अपेक्षा ऊंचा अधिमान वक्र हुआ। कुल मिलाकर के तीनों में सी सबसे ऊंचा अधिमान वक्र हुआ। अधिक आम अथवा अधिक केले अथवा दोनों की अधिक मात्रा वाले संयोग जो है वो उच्च अधिमान वक्र वाला होगा तथा इस संयोग का प्रतिनिधित्व करेंगे जो संतोष के स्तर को ज्यादा ऊंचा रखता है। यानी कि अगर हम तीनों संयोगों में संतोष के स्तर की बात करें तो हमें सबसे ज्यादा संतोष वो सी संयोग पे मिल रहा है। अब यहां दिया है कि 2 अधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो जब 2 अधिमान वक्र होंगे जैसे कि ये दिए, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। काटेंगे कब? उसकी स्थिति है, ये है बिंदु बी बिंदु सी से भी प्राप्त उपयोगिता समान है, लेकिन स्पष्ट है कि विसंगत निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि केले की उसी मात्रा से जैसा कि बिंदु बी पर उपभोक्ता आम की अधिक मात्रा प्रदान करता है, इस प्रकार बिंदु बी पर उपभोक्ता बिंदु सी की अपेक्षा अधिक
अच्छी स्थिति में है। अतः एक दूसरे को काटते हुए अधिमान वक्र विसंगत निष्कर्ष निकालते। अधिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, लेकिन जब स्थिति विसंगत हो तो वहां ये एक दूसरे को काटते हैं। जैसे यहाँ ये एक दूसरे को एक इस बिंदु पर काटे हैं। उपभोक्ता का बजट। चलो बच्चों, अभी काफी लंबा हो गया है, इसको हम दूसरे लेक्चर में जो है आगे की बात पूरा करेंगे। काफी लंबा पार्ट है ये, इसमें काफी समय लगेगा, तो हो सकता है कि 3 वीडियो में इसको बनाना पड़े। ठीक है, थैंक यू।